हेलो स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिस टॉपिक का नाम है हमारा LSRW। आगे उसके नए पार्ट्स पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अपने लास्ट टॉपिक LSRW में क्या पढ़ा था। हमने LSRW में हम लिसनिंग पढ़ रहे थे। लिसनिंग में मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग और स्पीकिंग जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लिसनिंग जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। लिसनिंग के बिना स्पीकिंग और स्पीकिंग के बिना लिसनिंग दोनों अधूरे हैं। उसके बाद मैंने आपको लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस बताया था। अगर मैं मेन भाषा में कहूँ तो लिसनिंग और हियरिंग में सिर्फ मेजर डिफरेंस ये होता है कि लिसनिंग में हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल हमारा लिसनिंग के अंदर बनता है। और अगर मैं हियरिंग की बात करूँ तो हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स हमने स्पीकर की बात को 1% भी अटेंशन पे अप नहीं किया। हम लोग वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट थे बट मेंटली हम लोग वहाँ पर एब्सेंट थे जब एक स्पीकर बोल रहा था। उसके बाद मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई थी लिसनिंग से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। और लिसनिंग में हम दो चीज़ों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन एन ईयर एंड ब्रेन। कान का और दिमाग का हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं। लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं और फिर चीज़ों को हम और आप इंटरप्रिटेट करने के बाद रिप्लाई अप करते हैं। अब हम क्या इंटरप्रिटेट करते हैं? स्पोकन वर्ड्स, जो भी एक वक्ता बोल रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर फिजिकल हियरिंग इंक्लूड अप होती है और इसमें हम उसका नोट भी ले लेते हैं। फिर लिसनिंग में बताया था कि ये आर्ट ऑफ हियरिंग होता है। इसमें हम चीज़ों को समझते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लिसनिंग करना आसान काम नहीं होता। अगर हमें कंप्लीट लिसनिंग करनी है तो हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्लीट लिसनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दुनिया का कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम और आप लिसनिंग नहीं करते। इसलिए लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग बताए थे। मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पेशेंटली सुनना है, हमें डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए, हमें अपने व्यू पॉइंट्स को नहीं देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें स्पीकर्स की फीलिंग को जो है रिस्पेक्ट अप करना चाहिए और हमें एक्सप्लेनेशंस भी ज़्यादा नहीं देने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग में मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग जो है कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होती। लिसनिंग के लिए हमें हमेशा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मगर हियरिंग जो होती है वो हमेशा ऑटोमेटिक होती है। लिसनिंग के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। लिसनिंग अगर हम अच्छी करते हैं तो हमें रिवॉर्ड भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स जो भी हमें मिलते हैं, या कोई भी हमें रिप्लाई जो सेंडर की तरफ से मिलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग के एडवांटेजेस ये होते हैं कि हम लोग बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और पूरा परफॉर्मेंस हम नहीं देते हैं। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हो, लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू हो, दूसरे की बात सुनते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन ऑल दीज थिंग्स गेट बेनिफिशियल टू अस। लिसनिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम लिसनिंग करते हैं तो हमारी लर्निंग बढ़ जाती है। और लिसनिंग करते हैं तो लर्निंग बढ़ जाती है, प्लस हमारी नॉलेज भी इंक्रीज अप हो जाती है। हम चीज़ों को डीपली समझना शुरू कर देते हैं। सामने वाले के साथ हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं अगर हम अच्छी लिसनिंग करते हैं। और मिसकम्युनिकेशन भी जो है ख़त्म हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है, आप उस चीज़ का सोल्यूशन सामने वाले के साथ मिलकर आप निकाल सकते हैं। कोई भी आपका प्रॉब्लम है वो चीज़ आप अपने पेरेंट्स, अपने वेल विशर्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व अप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पुअर लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग में क्या अंतर होता है। पुअर लिसनिंग वो होती है जिसमें हम चीज़ों को सुनते तो हैं मगर प्रॉपर तरीके से नहीं सुनते हैं, और इफेक्टिव लिसनिंग होती है जिसमें हम फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। इसमें क्या है, हम चीज़ों को समराइज करते हैं, सोचते हैं क्या है। इसमें हम स्पीकर को वेट करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में कब हमारा टर्न आए। प्लस इसमें हम जो है इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर पेशेंटली सामने वाले को सुनते हैं। दैट मीन्स जो भी ये डिटेल्ड पॉइंट थे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एक एग्जाम्पल के सहित बता दिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक ले लेते हैं जो लिसनिंग का एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आपका प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, जिसे हम और आप स्टेप्स ऑफ लिसनिंग भी कहते हैं। यानी कि लिसनिंग करने से पहले या लिसनिंग के दौरान या लिसनिंग के बाद पहले
दौरान और बाद, यानी कि लिसनिंग के पहले पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें और आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये स्टेप्स हैं, यानी कि एक प्रोसेस है, तो हम इसका जो सीक्वेंस है उसे ख़राब नहीं करेंगे। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, इसके टोटल 5 या 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 6 पॉइंट्स की लिस्टिंग को आप कभी भी ख़राब नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज वैसे ही करेंगे। जैसे सबसे पहला लिसनिंग का पॉइंट होता है आपका सेंसिंग। अभी मैं सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लिसनिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है सेंसिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका रिकॉग्नाइजिंग। तीसरा पॉइंट होता है आपका इंटरप्रिटेटिंग। ये आपको मैंने क्लास में एक बार बता भी दिए थे, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार दोबारा आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका इवैल्यूएटिंग। पांचवा पॉइंट होता है आपका रिस्पॉन्डिंग। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट होता है आपका रिमेम्बरिंग, ठीक है। तो लिसनिंग के स्टेप्स के हमारे 6 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंसिंग, फिर होता है रिकॉग्नाइजिंग, फिर इंटरप्रिटेटिंग, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर रिस्पॉन्डिंग और लास्ट में होता है रिमेम्बरिंग। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें 6 की सीक्वेंस जिस प्रकार से है, आप अपने लिसनिंग के प्रोसेस में वैसे ही अपनी सीक्वेंस को रखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी सीक्वेंसेस को नहीं रखेंगे। इस प्रोसेस के माध्यम से हम ये सुनेंगे कि कैसे जब एक सेंडर रिसीवर को मैसेज पास करता है, तो सेंडर के द्वारा जब कोई बात निकलती है, तो सेंडर के द्वारा कैसे कैसे ये 6 पॉइंट होते हैं, या इन 6 पॉइंट में सेंडर प्लस रिसीवर मिलकर कैसे बात को ये समझाता है और कैसे बात को ये समझकर इसको रिप्लाई देता है, ये इस प्रोसेस के माध्यम से हम और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेंसिंग। सेंसिंग पढ़ने से पहले नाम से ही पता चल रहा है सेंसिंग मतलब हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन की बात हो रही है जो सेंस करता है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए, एक सेंस ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है हमारा ईयर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कान। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है लिसनिंग के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन रहता है किसका, 2 चीज़ों का। एक कान का किसके साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, दिमाग के साथ। कान का कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ रहता है। तो हम इसमें सबसे पहले ईयर की बात करेंगे, ठीक है। तो सेंसिंग में क्या होता है, सबसे पहला ये जो होता है सेंसिंग जो होती है ईयर की होती है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, फिजिकल हियरिंग। इसके अंदर हमारी क्या हो रही है, फिजिकल हियरिंग हो रही है, ठीक है। किस चीज़ की फिजिकल हियरिंग हो रही है, हमारी मैसेज की, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो साउंड्स हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी साउंड है वो कहाँ हो रही है, जो साउंड वेव है, हवा की जो ध्वनि है, ठीक है, वो कहाँ पे फॉल कर रही है, हमारे ईयर ड्रम के ऊपर, ठीक है। और इस ईयर ड्रम से हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को कह सकते हैं, या फिर हमें कहना चाहिए साउंड को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिया, अब इसे हिंदी में हम समझते हैं। सबसे पहले जब सेंडर रिसीवर से कुछ कहता है, तो सेंडर ने कोई बात कही, तो सबसे पहला सेंडर के बाद जो कही है वो किसके पास पहुंचेगी, रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या देगा, उसका रिप्लाई देगा। तो सबसे पहले जब सेंडर रिसीवर से कोई बात कहता है, तो सेंडर के द्वारा निकली गई जो भी बात होती है, सबसे पहले वो रिसीवर के कान के पर्दे के ऊपर पड़ती है। जब आपको कोई बात हम कहते हैं, तो आपके कान के पर्दे पर आवाज़ आती है। सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, मैंने आपको बुलाया बेटा सुनो, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि आवाज़ किसकी है, कहाँ से आई। लेकिन सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ साउंड, कुछ ध्वनि, हवा में कुछ ऐसी चीज़ आपके कान के पर्दे पर पड़ी जिससे आपको ये पता चला कि हाँ कोई कुछ कह रहा है, कहीं से कोई ध्वनि, कोई साउंड आ रही है। यानी कि इसमें फिजिकल हियरिंग होती है, शारीरिक तौर पर हियरिंग होती है, और जो साउंड वेव्स होती हैं, हवा में जो वेव्स होती हैं साउंड की, वो हमारे और आपके बोले तो रिसीवर के ईयर ड्रम पर पड़ती हैं। और ईयर ड्रम पर पढ़ने पर वो साउंड उसके पास परसीव होती है। परसीव मतलब क्या होता है, साउंड उस तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉग्नाइजिंग। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है आपका रिकॉग्नाइजिंग में क्या होता है कि मेरे पास जो भी फिजिकल साउंड आई, मैं जो हूँ, मैं कौन, लिसनर, बोले तो रिसीवर। फिजिकल साउंड आई, वो उसमें लिसनर क्या करता है, लिसनर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है।
आइडेंटिफाई मतलब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, वो स्पीकर जो होता है मतलब स्पीकर को पहचानने की कोशिश करता है कि ये जो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि ये साउंड कहाँ से आई, ठीक है, ये कौन साउंड जो आई इसका स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है, इसका स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है। यहाँ पर लिसनर्स क्या करता है, लिसनर जो होता है वो कॉन्शियस एफर्ट्स करता है। कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, लिसनर जो होता है वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। किस चीज़ की कोशिश करता है, एफर्ट करता है ये जानने के लिए, वो मतलब एफर्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने की कोशिश करता है क्या, द वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हो सिम्बल्स जो कि उसने क्या किए हैं, हियर किए हैं। ये पॉइंट मैंने पूरा आपके लिए लिख दिया, अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हमारे क्या था कि जो साउंड थी वो हमारे कान के पर्दे पर पड़ी थी और हमने उसके द्वारा ये जानने की कोशिश करी थी, या उसके द्वारा हमें ये पता चला था कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। अब वो आवाज़ कहाँ से आई, जो लिसनर है, जो स्पीकर के आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा है, या जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है सबसे पहले कि ये जो साउंड है ये इसका कंटेंट क्या है, मतलब ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। कॉन्शियस पूरी मेहनत करता है, पूरा एफर्ट लगाता है और ये पहचानने की कोशिश करता है कि इस साउंड में क्या वर्ड्स हैं जो भी उसने सुने हैं। मतलब अभी उसने पूरी तरह से नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर भी कोशिश कराई जानने की कि आवाज़ कहाँ से आई, ठीक है। अब उसे क्या करेगा, इंटरप्रिटेटिंग करेगा। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या होता है, अब उसे एक तरीके से खोलने की कोशिश करेगा, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आवाज़ को डिकोड करने की कोशिश करेगा। डिकोड का साउंड, मैसेज, यानी कि जो आवाज़ उसके पास आई थी, जहाँ से आई थी, अब उसके मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या होता है, मैसेज को ओपन करने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई थी, एक मैंने आपको बताया था एनकोडिंग और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था डिकोडिंग। एनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है जो कि मैसेज स्पीकर भेजता है, और डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है जो मैसेज को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर रिसीवर है तो इंटरप्रिटेट कौन करेगा, रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, जो भी साउंड में मैसेज आया, ठीक है, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तो अब आपने ये सुनने की कोशिश करी। पहले पॉइंट में आपने सुना कि आवाज़ आ रही है, दूसरे में आपने पहचानने की कोशिश करी ये तो मैम की आवाज़ आ रही है, तीसरे में आपने पहचानने की कोशिश करी कि मैम मुझे इस आवाज़ में बुला रही हैं। यानी कि मैसेज को उसने क्या करने की कोशिश करी, उसने मैसेज को डिकोड किया है। डिकोड किया है कि असल में वो क्या कहना चाहता है। अब इसको डिकोड करते समय ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एम्प्लॉय करते हो। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, यहाँ पर नौकरी से नहीं है, कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो अपनी उसको मैसेज को डिकोड करने के लिए। आप अटेंशन और पे करते हो, और एक चीज़ और आप क्या करते हो, आप अटेंशन पे करते हो किस चीज़ के ऊपर, नॉन वर्बल मैसेज पर भी। नॉन वर्बल मतलब आप जेस्चर के ऊपर भी, पोस्चर्स के ऊपर भी स्पीकर के वो करते हो, अटेंशन पे करते हो। आप ये भी देखने की कोशिश करते हो कि एक्यूरेसी कितनी है उस मैसेज के अंदर। लेकिन माइंडेड अभी तक आपने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अभी आप सिर्फ सोच रहे हो, हर चीज़ को लेके इंटरप्रिटेट कर रहे हो, और आप एक चीज़ को सोच रहे हो कि मैं क्या आगे करूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इवैल्यूएटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इवैल्यूएटिंग। अब आप चीज़ों का हिसाब किताब लगा रहे हो। हिसाब किताब लगाने का मतलब क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट द मैसेज एक्चुअली इज़। असल में मैसेज एक्चुअली है क्या, जो स्पीकर ने मैसेज भेजा है असल में वो उस मैसेज के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहता है। यानी कि आप चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हो। क्रिटिकली मतलब क्या होता है, अपने दिमाग के हर पहलू को, अपने दिमाग के हर पोर्शन को अप्लाई कर रहे हो कि ये जो मैसेज मेरे पास आया है अब इसका मुझे क्या करना है, ठीक है। आप इसमें जो है चेक कर रहे हो हर चीज़। अब ये जो है आप जो हो उसमें क्या चेक करोगे, आप स्ट्रेंथ पे, ये आपको एसेस करने के लिए, उस मैसेज को आप एसेस करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाओगे। आप ये भी देखोगे कि उस मैसेज की क्या क्या स्ट्रेंथ है, उस मैसेज की क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उस मैसेज की, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, उस मैसेज की कोई एक्यूरेसी है या नहीं है, क्या वो मैसेज रिलायबल है,
विश्वसनीय है, क्या वो मैसेज एक तरीके से आपके फीजिबिलिटी का है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है तो आगे आप प्रोसीड अप करोगे, और अगर नहीं लगता है तो आप चीज़ों को वहीं पे वाइंड अप करके ख़त्म कर दोगे। हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रोसेस आपके काम का है और वो प्रोसेस आप आगे, मतलब वो मैसेज आपके काम का है, इसलिए आप मैसेज को आगे प्रोसीड अप करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आपने सुना, कहीं से आवाज़ आई, आपने पहचानने की कोशिश करी कि किसकी आवाज़ आई। इंटरप्रेट में आपने ये करने की कोशिश करी कि जिसकी भी आवाज़ आई उसने मैसेज में क्या कहा। इवैल्यूएटिंग में आपने ये जानने की कोशिश करी कि जो भी उसने कहा वो ठीक है या नहीं है, प्लस मुझे क्या जवाब उसका देना चाहिए। आपने हर चीज़ से क्रिटिकली क्या करा, मैसेज को एग्जामिन करा। एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है? आपने मैसेज को हर पहलू से मापा और आंका, क्या ये मैसेज सही है या नहीं है, और मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। अब रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेज में अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज में जो लिसनर है यानी कि आप हैं या रिसीवर है या जो कोई भी सुन रहा है, वो रेडी है। किस चीज़ के लिए रेडी है? टू रेडी, ये वो रेडी है किस चीज़ के लिए? टू रेस्पॉन्ड। लिसनर जो है वो रेस्पॉन्ड करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, यानी कि फीडबैक देने के लिए, यानी कि रिप्लाई देने के लिए वो रेडी है। ठीक है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे मैसेज में कहीं भी, या चीज़ों को रिजेक्ट करे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है, उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने चीज़ों को हाँ कहा, मतलब उसने ऐसा समझा इसलिए उसने चीज़ों को हाँ कहा, या उसको लगा कि मुझे हाँ कहना चाहिए, नहीं तो उसको ये लगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है इसलिए उसने मैसेज को थ्रो आउट कर दिया, या उसने कहा कि नहीं मुझे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी डिपेंड करता है कि बंदे को, जो भी स्पीकर है आपका, उसने जो भी कुछ बोला उसके मैसेज में रिसीवर को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, उसके मैसेज में रिसीवर को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इवैल्यूएट करता है वो सब चीज़ें, कैसे रिसीवर ने उस चीज़ को समझा है, उसी के बेसिस पर रिसीवर उस चीज़ को क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग, ठीक है। अब इस रिमेम्बरिंग को हम और आप मेमोराइजेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस रिमेम्बरिंग नाम के पॉइंट को हम और आप मेमोराइजेशन भी कहते हैं। अब रिमेम्बरिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं याद करना। आप याद करने की जगह उसको मेमोराइजेशन, स्मरण करना, कुछ भी आप उस चीज़ को भी कह सकते हो। रिमेम्बरिंग में क्या होता है? सबसे पहले याद रख लीजिए कि ये फाइनल स्टेज है। सबसे पहले याद रखिए कि ये फाइनल स्टेज है। किसकी फाइनल स्टेज है? आपकी लिसनिंग की। ये लिसनिंग की आपकी फाइनल स्टेज है। अब ये क्या कहता है? अगर आपने गुड लिसनिंग करी होगी, अगर आपने गुड लिसनिंग करी होगी, गुड लिसनिंग से मतलब यहाँ पर क्या है? अगर आपने एक्टिव लिसनिंग करी होगी, मतलब कि हियरिंग नहीं की होगी। ठीक है, तो गुड लिसनिंग की होगी आपने, तो आप क्या करोगे? जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई गई, उस इंफॉर्मेशन को क्या करोगे? रिटेन कर लोगे। रिटेन करने का मतलब होता है ग्रैस्प कर लोगे। ग्रैस्प करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को मेमोराइज कर लोगे, इंफॉर्मेशन को। किस चीज़ के लिए? फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वो इन्फॉर्मेशन आप भविष्य के लिए याद करके रख लोगे, भविष्य के लिए सोच लोगे कि हाँ भाई ये मुझे आगे आगे ऐसे काम करना है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चाहो तो जब आप रिमेंबर कर सकते हो तो उसी टाइम पर आप कोई नोट्स भी लिख सकते हो। उस चीज़ को भविष्य में आप भूल ना जाओ, उस चीज़ के लिए आप यू कैन टेक डाउन द प्रॉपर नोट्स। आप उस चीज़ को सिंक्रोनाइज करके रख सकते हो, आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, ताकि भविष्य में अगर कभी भी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आपको प्रॉब्लम उस चीज़ के लिए ना हो, ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से क्या कर पाओ? रिटेन कर पाओ। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था, सस्टेन आप उस चीज़ को कर पाओ, इन्फॉर्मेशन को। अब इसके लिए आप कुछ चीज़ें यूज़ भी कर सकते हो। आप इस चीज़ के लिए कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कोई एसोसिएटेड जो है विजुअल सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एसोसिएटेड विजुअल सिंबल्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसे आप विजुअल एड्स भी कह सकते हो, विजुअल सिंबल्स भी कह सकते हो, कि मैं इस चीज़ को देखूंगा तो मुझे वो चीज़ याद आ जाएगी। तो आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ वहाँ पर देख सकते हो। अब मैं एक बार आपको दोबारा से दोहरा देती हूँ ये वाला प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लिसनिंग में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले लिसनिंग के एक्टिव और पैसिव जो मैंने आपको बताया था, हियरिंग में और लिसनिंग में डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, और साथ के साथ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपसे प्रोसेस की बात करती हूँ तो प्रोसेस में फिर याद कर लीजिए SRIERR, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं SRI, श्री
SRI श्री आ रहा है, SRIE श्री, SRI श्री हो गया, E श्री, E श्री E R स्क्वायर, इसे हम याद करते हैं श्री R स्क्वायर। प्रोसेस को हम कैसे भी याद कर सकते हैं, श्री R स्क्वायर, श्री SRI श्री, श्री मतलब श्री R स्क्वायर। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका सेंसिंग, जिसमें हमारा, दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, सेंसिंग जिसमें हमारे कान के पर्दे पर आवाज़ पड़ती है, साउंड पड़ती है, हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ मतलब आवाज़ हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे कान के पर्दे पर गति मतलब कोई चीज़ हमें वाइब्रेशन हुई हमारी बॉडी के अंदर कि हाँ कहीं से कोई आवाज़ आई। उसके बाद हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये आवाज़ हमारी कहाँ से आई। उस आवाज़ में जो साउंड्स हैं, उसमें जो सिंबल्स हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ किसकी थी। फिर हम इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मैसेज को ओपन करते हैं, यानी कि मैसेज को डिकोड करते हैं कि असल में सेंडर ने, भेजने वाले व्यक्ति ने इस मैसेज के अंदर हमें और आपको क्या भेजा है। खोलते समय हम अपने वैल्यूज़, बिलीव्स और नीड्स और आइडियाज़ सबको मिक्सचर बना के इम्प्लीमेंट उसके अंदर करते हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम नॉन वर्बल जो भी उसका बॉडी लैंग्वेज रहता है स्पीकर का, उसको भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम मैसेज को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली वो मैसेज में क्या कहना चाह रहा था। हम चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस, या फिर उस मैसेज की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम करते समय ये भी देखते हैं कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी उसमें रिलायबिलिटी है, या कितनी उसमें फिजिबिलिटी है, क्या हम उस पर ये विश्वास करें या विश्वास नहीं करें। उसके बाद हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है, जैसा हमने मैसेज को इंटरप्रिटेट किया या जैसा हमने मैसेज को इवैल्यूएट किया, हम अब उसके बेसिस पर उसका फीडबैक जिसे हम कह सकते हैं वो रिसीवर को तुरंत देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उसके मैसेज को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हमें जैसा समझ में आया, अगर ठीक लगेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। लास्ट हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई और हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और हमें ये लगता है कि हमें ये चीज़ बाद में भविष्य में काम आएगी। जैसे टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने समझने की कोशिश करी, उसका हिसाब किताब लगाया कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। उसके बाद आप उस चीज़ को क्या कर लेते हो, रिमेंबर करते हो। रिमेंबर मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को याद कर लेते हो कि भविष्य में रिमेंबर करते हो या मेमोराइज़ करते हो कि भविष्य में अगर ये चीज़ दोबारा आएगी तो मैं एग्ज़ाम में ये चीज़ कर लूँगा। ये हमारी फाइनल स्टेज होती है। अगर हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आती तो हम मैसेज को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट करने पर अवॉइड कर देंगे, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ों को हम यहीं से प्रोसीड अप करेंगे। ठीक है, ताकि भविष्य में फ्यूचर रेफरेंसेज में वो चीज़ हमारे काम आ सके। हम उसके लिए नोट्स भी ले सकते हैं, चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और जब हम चाहें तो उस मैसेज को या उस मैसेज को, जो भी हमारी चीज़ है, उसको रिटेन कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए हम कोई पहचान के लिए कोई विजुअल एड्स या कोई सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्स के लिए प्रोसेस को एक बार हम और आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।